हेलो स्टूडेंट। हमारा चैप्टर चल रहा था बैक्टीरिया और हम पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, जीवाणु की संरचना, जिसमें से हमने जीवाणु के दो पार्ट पढ़ लिए थे। नंबर 1 औपंग परत और नंबर 2 पर था उपांग। आज नंबर 3 पर आता है सेल वॉल, कोशिका भित्ति। देखो, जो सेल वॉल होती है वो जीवाणु का सबसे बाह्यतम भाग होती है, बाह्यतम भाग होती है। और ये सबसे बाह्यतम जो भाग है ये निर्जीव होता है। ये जो सबसे बाह्यतम भाग है वो क्या होता है? निर्जीव होता है। कोशिका जो भित्ति है, वैसे तो वास्तव में कोशिका भित्ति की बाहर स्लाइम लेयर होती है, औपंग परत होती है, लेकिन सेल वॉल को कोशिका का सबसे बाह्यतम आवरण माना जाता है। और ये जो सेल वॉल होती है वो भैया निर्जीव होती है। कैसी होती है? निर्जीव होती है। और ये सेल वॉल जो होती है, सेल वॉल, ये सेल की जो संरचना होती है, यानी कि आकार और आकृति, आकार और आकृति जो है उसको मतलब कि निर्धारित रखती है, आकार और आकृति को बनाए रखती है सेल वॉल। ठीक है। इसके अलावा जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल सेल की वृद्धि, सेल वॉल सेल की वृद्धि, ग्रोथ और विभाजन, डिवीजन जो है, विभाजन, डिवीजन, उसको प्रेरित करती है। उसको क्या करती हैं? प्रेरित करती हैं। ठीक है। जो सेल वॉल होती है वो सेल की ग्रोथ और डिवीजन है उसको क्या करती हैं? प्रेरित करती हैं। उसके बाद में जो जीवाणु होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। मैंने आपको कल भी बताया था, एक तो ग्राम पॉजिटिव और एक होते हैं ग्राम नेगेटिव। ठीक है। अब हम इन दोनों के बारे में मेन डिफरेंस पढ़ते हैं कि दोनों में मेन डिफरेंस होता क्या है। तो एक तरफ हम लिखते हैं ग्राम पॉजिटिव, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। देखो, ग्राम पॉजिटिव जो होते हैं, ग्राम पॉजिटिव जीवाणु, इसकी यदि हम बात करते हैं तो इनकी जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल, ग्राम पॉजिटिव जीवाणुओं की सेल वॉल होती है, इनकी कोशिका भित्ति, इसकी मोटाई जो है वो ज़्यादा होती है और इसकी मोटाई लगभग 20 से 30 नैनोमीटर होती है। ग्राम पॉजिटिव जीवाणुओं की सेल वॉल जो होती है वो 20 से 30 नैनोमीटर होती है। जो ग्राम नेगेटिव जीवाणु होते हैं इनकी सेल वॉल जो है उसकी मोटाई कम होती है और इसकी मोटाई 10 से 15 नैनोमीटर होती है, 10 से 15 नैनोमीटर होती है। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड, जो सेल वॉल है, सेल वॉल, ग्राम पॉजिटिव जीवाणुओं की सेल वॉल जो है, कोशिका भित्ति, वो सेल का लगभग 20 से 30% भाग बनाती है। देखो, सेल वॉल जो है ग्राम पॉजिटिव जीवाणुओं की, उसकी मोटाई होती है मतलब कि ज़्यादा, जो होती 20 से 30 नैनोमीटर। लेकिन दूसरा पॉइंट ये है कि जो संपूर्ण जो कोशिका है उस कोशिका का 20 से 30% भाग कोशिका भित्ति बनाती है ग्राम पॉजिटिव जीवाणु में। ग्राम नेगेटिव जीवाणु में सेल वॉल सेल का 10 से 15% भाग बनाती है, 10 से 15% भाग बनाती है। नेक्स्ट, ग्राम पॉजिटिव जो जीवाणु होते हैं
उनमें टिकोइक अम्ल जो है, टिकोइक अम्ल वो उपस्थित होता है, टिकोइक अम्ल उपस्थित होता है। और ग्राम नेगेटिव जो जीवाणु होते हैं उसके अंदर टिकोइक जो अम्ल है वो क्या होता है, अनुपस्थित होता है, नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट, ग्राम पॉजिटिव जीवाणु में सल्फर युक्त एमिनो अम्ल जो हैं, सल्फर युक्त एमिनो अम्ल वो भैया अनुपस्थित होते हैं। और ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं में सल्फर युक्त एमिनो अम्ल वो उपस्थित होते हैं। ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं में सल्फर युक्त एमिनो अम्ल उपस्थित होते हैं। उसके बाद में लाइसोजाइम जो एंजाइम है, ग्राम पॉजिटिव जीवाणु लाइसोजाइम एंजाइम से अपघटित हो जाते हैं, लाइसोजाइम एंजाइम से अपघटित हो जाते हैं। इधर ग्राम पॉजिटिव जो नेगेटिव जीवाणु है ये लाइसोजाइम एंजाइम उससे अपघटित नहीं होते हैं, उससे अपघटित नहीं होते हैं। इनका अपघटन करवाने से पहले इनको सबसे पहले क्षार जो है, क्षार से इनकी क्या करवाई जाती है, क्रिया करवाई जाती है, क्रिया करवाई जाती है। मतलब कि ग्राम नेगेटिव जीवाणु को यदि अपघटित करना है तो उससे सबसे पहले क्षार से क्रिया करवाते हैं, उसके बाद लाइसोजाइम एंजाइम से अपघटित करवाते हैं। डायरेक्ट लाइसोजाइम एंजाइम से अपघटित नहीं होते हैं। नेक्स्ट, ये जो ग्राम पॉजिटिव जीवाणु होते हैं ये पेनिसिलिन जो प्रतिजैविक होता है उससे नष्ट हो जाते हैं। पेनिसिलिन प्रतिजैविक जो है उससे नष्ट हो जाते हैं, लेकिन ग्राम नेगेटिव जीवाणु पेनिसिलिन प्रतिजैविक से नष्ट नहीं होते हैं। नेक्स्ट, ग्राम पॉजिटिव जीवाणु स्ट्रेप्टोमाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिन के प्रति जो है वो संवेदी होते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन के प्रति संवेदी होते हैं। लेकिन ग्राम नेगेटिव जीवाणु स्ट्रेप्टोमाइसिन के प्रति संवेदी नहीं होते हैं। नेक्स्ट, ग्राम पॉजिटिव जीवाणु में आरएनए और डीएनए का जो रेशियो है वो रेशियो 8:1 होता है, मतलब कि 8:1 होता है। और इधर ग्राम नेगेटिव में आरएनए और डीएनए का जो रेशियो है वो 1:1 होता है। नेक्स्ट, ग्राम पॉजिटिव जो जीवाणु हैं वो एक्सोटॉक्सिन से निर्मित होते हैं। ग्राम नेगेटिव जीवाणु जो होते हैं वो एंडोटॉक्सिन जो है उससे निर्मित होते हैं। तो ये कुछ अंतर थे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं में। उसके बाद हम बात करते हैं नॉर्मली, ये तो हो गए ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जीवाणु। नॉर्मली जो सेल होती हैं उस सेल का लगभग 20-40% भाग जो है वो कौन बनाता है, सेल वॉल बनाती हैं।
सेल वॉल बनाती हैं। सेल वॉल जो है, सेल वॉल के कारण ही इसमें प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है। प्रत्यास्थता का गुण यानी कि यदि हम इसको पकड़कर खींचते हैं तो इनकी थोड़ी समय के लिए लंबाई बढ़ती, छोड़ने के बाद वापस अपने उसी शेप में आ जाती है। तो ये है नंबर 3 पॉइंट सेल वॉल। उसके बाद नंबर 4 पर हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की, बात करते हैं कोशिका झिल्ली की। नंबर 3 पर था सेल वॉल, अब नंबर 4 पर हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली। नंबर 4 सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली। देखो जो सेल मेम्ब्रेन होती हैं, ये सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल जो होती है उसके नीचे होती है। सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति के नीचे स्थित होती है। और सेल मेम्ब्रेन का जब हम केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं, रासायनिक संगठन की, तो उसमें 50 to 70% जो है वो प्रोटीन होती है और 20 to 30% जो है वो लिपिड होती है। 20 to 30% लिपिड होती है। लेकिन इसकी सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल जो है वो नहीं होता है, क्योंकि मैंने आपको नहीं बताया, बीएससी फर्स्ट ईयर सेल बायोलॉजी में सेल मेम्ब्रेन का जब हम केमिकल कंपोजिशन पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि कोलेस्ट्रॉल जो प्रोटीन होती है वो कोलेस्ट्रॉल जो लिपिड होती है वो सिर्फ और सिर्फ किस में पाई जाती हैं, यूकैरियोटिक सेल में। किस में पाई जाती हैं, यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती हैं। तो यहाँ पर जीवाणु में कोलेस्ट्रॉल नहीं होती है। नंबर 4 के बाद हम बात करते हैं नंबर 5 सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर भरा हुआ फ्लूइड जो होता है उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव। तो क्या होता है कोशिका द्रव? देखो जो सेल मेम्ब्रेन होती है कोशिका झिल्ली, उसके अंदर एक जेल के समान एक लिक्विड, एक फ्लूइड भरा होता है जिसे साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव कहा जाता है। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, मीजोसोम, प्लाज्मिड, ये सभी क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं मेनली पढ़ने के लिए, तो उसमें नंबर 1 पर आता है न्यूक्लियोइड्स, केंद्रकाव न्यूक्लियोइड्स। ये है साइटोप्लाज्म के अंदर। देखो आपने पढ़ा था कि जो जीवाणु कोशिका है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका का एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर केंद्रक और केंद्रक झिल्ली जो होती है वो अनुपस्थित होती है। तो केंद्रकाव क्या होगा कि जीवाणु कोशिका के अंदर केंद्रक और केंद्रक झिल्ली क्या होती है, अनुपस्थित होती है। इसलिए इसका जो आनुवांशिक पदार्थ होता है उसको बोला जाता है न्यूक्लियोइड्स, केंद्रकाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केंद्रकाव कहा जाता है। और जीवाणु के अंदर, जीवाणु जो है वो अपनी प्रतिलिपि, अपने आनुवांशिक पदार्थ की प्रतिलिपि जो है वो अर्ध संरक्षी विधि के द्वारा करता है।
अर्ध संरक्षी विधि के द्वारा अपनी प्रतिलिपि बनाता है। इसके बाद साइटोप्लाज्मिक केंद्रकाभ के बाद में एक आता है मीजोसोम। मीजोसोम क्या होता है मीजोसोम? देखो आपने डायग्राम में देखा था कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन, सबसे बाहर सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन की जो अंदर वाली जो परत है वो साइटोप्लाज्म में अंदर की तरफ क्या हो रही है? वलित हो रही है, और वलित होकर एक कुंडलित संरचना का निर्माण करती है। इस कुंडलित संरचना को हमने नाम दिया था मीजोसोम। और इस मीजोसोम के अंदर, इस मीजोसोम जो है इसके अंदर श्वसन एंजाइम जो है उनका निर्माण हो जाता है। इन मीजोसोम के अंदर श्वसन एंजाइम का निर्माण होता है, और ये श्वसन एंजाइम श्वसन के लिए क्या होते हैं भैया? जिम्मेदार होते हैं। अतः जीवाणुओं में श्वसन की क्रिया जो है वो किस अंग के द्वारा होती है? वो होता है मीजोसोम। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 3 पर प्लाज्मिड की। प्लाज्मिड क्या होते हैं? देखो ये पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म है, ये पूरा का पूरा क्या है? साइटोप्लाज्म है। ये इसमें हो गया इसका केंद्रकाभ, ये हो गया मीजोसोम। इसमें साइटोप्लाज्म के अंदर केंद्रकाभ के अलावा और गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं, और गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं। और ये जो गोलाकार संरचनाएं होती हैं, इन गोलाकार संरचनाओं के ऊपर इसका जो ये आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है, इसका किसी भी प्रकार का कंट्रोल नहीं होता है। और ये जो है प्लाज्मिड एक तरीके से इस मतलब कि आनुवांशिक पदार्थ डीएनए से क्या होता है? बिल्कुल अलग रहता है। ये जो प्लाज्मिड होते हैं ये एक वाहक का काम करते हैं। मतलब इन बैक्टीरिया से इन प्लाज्मिड को क्या किया जाता है? पृथक किया जाता है, और इनमें किसी दूसरे डीएनए को जोड़कर किसी अलग ही मतलब कि सेल के अंदर क्या किया जाता है? मतलब कि एंटर करवाया जाता है। तो एक प्रकार से प्लाज्मिड जो होते हैं वो वाहक का कार्य करते हैं, और इस प्लाज्मिड पर इसका जो आनुवांशिक पदार्थ है उसका कोई कंट्रोल, कोई नियंत्रण नहीं होता है। तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर 3 संरचनाएं हैं: न्यूक्लियोइड्स, केंद्रकाभ, मीजोसोम्स और प्लाज्मिड। उसके बाद में हम बात करते हैं श्वसन की, बात करते हैं जीवाणुओं में श्वसन, रेस्पिरेशन। श्वसन की बात करते हैं। देखो श्वसन जो है वो जीवाणुओं में 2 प्रकार का होता है। एक होता है वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन, और एक होता है अवायवीय श्वसन। नंबर 1 पर हम बात करते हैं वायवीय श्वसन की। वायवीय श्वसन का मतलब ये होता है, देखो कि इस प्रकार का श्वसन वायु की उपस्थिति में होता है। मतलब कि वे जीवाणु जिसमें श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, वायवीय श्वसन कहलाता है। और वायवीय श्वसन में जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कार्बनिक पदार्थ, उसका पूर्ण अपघटन होता है, पूर्ण अपघटन होता है, जिसके फलस्वरूप CO2 बनती है, H2O बनता है, और बहुत ज़्यादा मात्रा में 686 किलो कैलोरी एनर्जी बनती है। ठीक है, तो वायवीय जो श्वसन है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, कार्बनिक पदार्थों का पूर्ण अपघटन होता है, जिससे बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या बनती है? ऊर्जा बनती है। नंबर 2 अवायवीय श्वसन।
इस प्रकार के श्वसन में जीवाणुओं को श्वसन करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करते हैं। जब ये कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करते हैं तो बहुत ही कम मात्रा में ऊर्जा बनती है। क्यों बनती है कम मात्रा में? क्योंकि कार्बनिक पदार्थों का इसमें पूर्ण अपघटन नहीं होता है, पूर्ण अपघटन नहीं होता है, जिसके कारण बहुत ही कम मात्रा में 56 किलो कैलोरी एनर्जी बनती है। ठीक है। और इसके अलावा इसमें अल्कोहल बनता है और CO2 बनती है। और जो ऊर्जा बनती है वो ऊर्जा ऊष्मा के रूप में उत्सर्जित होती है। ऊष्मा के रूप में क्या होती है? उत्सर्जित होती है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अब इसके पोषण की। पोषण की हम बात करते हैं तो पोषण भी जीवाणुओं में 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 स्वयंपोषी पोषण, यानी कि स्वयंपोषी जीवाणु। पोषण के आधार पर जीवाणु 2 प्रकार के, स्वयंपोषी और विषमपोषी। स्वयंपोषी का मतलब क्या होता है कि वे जीवाणु जो कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण, मतलब कि अपने शरीर में प्रकाश संश्लेषण यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में या फिर किसी भी रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप जो ऊर्जा बनती है उससे करते हैं। यानी कि स्वयंपोषी का मतलब कि वे जीवाणु जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं या फिर कार्बनिक पदार्थों का निर्माण क्लोरोफिल की उपस्थिति में, यानी कि प्रकाश और क्लोरोफिल के साथ में, यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में, या फिर रासायनिक जो अभिक्रियाएं होती हैं उनके फलस्वरूप जो ऊर्जा बनती है उसकी सहायता से ये अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार के जीवाणु स्वयंपोषी कहलाते हैं। स्वयंपोषी जो पोषण है वो 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 प्रकाश संश्लेषी, यानी कि इस प्रकार के पोषण में जीवाणु प्रकाश की उपस्थिति में एक वर्णक क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है। नंबर 2 रसायन संश्लेषी। इसका मतलब कि वे जीवाणु जो रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप बनी ऊर्जा, जैसे कि रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप जो ऊर्जा बनती है उससे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया। क्या करते हैं? इन क्रियाओं के फलस्वरूप नाइट्रोजन और आयरन, इन क्रियाओं के फलस्वरूप जो ऊर्जा बनती है उस ऊर्जा से क्या करते हैं? प्रकाश, मतलब कि भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पर आता है विषमपोषी। वे जीवाणु जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वो भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। जैसे कि नंबर 1 पर आता है इसमें परजीवी। परजीवी का मतलब आप सभी को पता है कि वे जीवाणु जो पोषण के लिए, मतलब कि भोजन के लिए किसके ऊपर निर्भर होते हैं? परपोषी पर निर्भर होते हैं। परपोषी भोजन देने वाला, परजीवी भोजन लेने वाला। तो वे जीवाणु जो भोजन के लिए परपोषी पर निर्भर होते हैं, और परपोषी की शरीर के अंदर भी हो सकते हैं। यदि अंदर है तो उसे अंतःपरजीवी बोलेंगे, यदि बाहर है तो उसे बाह्य परजीवी बोलेंगे। ठीक है। नंबर 2 मृतोपजीवी।
वे जीवाणु जो भोजन के लिए सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर होते हैं और सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करते हैं। तो सबसे पहले ये मृतोप जीवाणु जो है वो लाइसोजाइम एंजाइम का स्राव करते हैं, जिसके फलस्वरूप वो लाइसोजाइम एंजाइम जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थों में क्या करता है, बदल देता है, सरल कार्बनिक पदार्थ में, जिसके फलस्वरूप जीवाणु उसे अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद नंबर थर्ड पर आता है सहजीवी। सहजीवी का मतलब कि दो जीव एक साथ रहते हैं और दोनों को क्या होता है, फायदा होता है। सहजीवी के रूप में क्या होता है, जैसे कि लेग्यूमिनेसी जो फैमिली है, लेग्यूमिनेसी फैमिली कुल, यानी कि फलीदार जो पादप होते हैं उनकी जो जड़ होती है उसमें एक जीवाणु होता है राइजोबियम। ये क्या करता है, राइजोबियम जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है और इस वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट या फिर नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है, नाइट्रेट या नाइट्राइट में। इस नाइट्रेट और नाइट्रेट का उपयोग कौन करते हैं, पादप करते हैं। ठीक है। और बदले में जो पादप होते हैं वो जीवाणु को पोषण प्रदान करते हैं, भोजन प्रदान करते हैं। इसलिए दोनों का फायदा है, पादप को नाइट्रोजन मिल रही है और जीवाणु को पोषण मिल रहा है। तो इस प्रकार का जीवन मतलब कि साथ साथ सहजीवन कहलाता है, सहजीवी जीवाणु कहलाते हैं। तो ये हो गया इनका पोषण। ठीक है।